सो जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को। ये मॉडर्न इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट समय 1919 रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था, तो उसके विरोध में बहुत लोगों ने सत्याग्रह मूवमेंट को किया था। किस मूवमेंट को किया था? सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। तो इस सत्याग्रह मूवमेंट के बाद लोगों को रुकना पड़ा था जलियांवाला बाग मैसेकर के कारण। जो जलियांवाला बाग आपका मैसेकर हुआ था सत्याग्रह मूवमेंट के बाद, जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसके कारण लाखों लोग मरे थे और सत्याग्रह मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा था। लोगों के बीच में अभी भी गुस्सा उतना ही था जितना पहले था। रॉलेट एक्ट के बाद सत्याग्रह मूवमेंट और उसका जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसके कारण सत्याग्रह मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा अभी भी पूरा भरा हुआ था। लोग अभी भी पूरे तरीके से इग्नाइटेड थे और वो चाहते थे कि एक ऐसा फ्रंट मिले जिससे हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को जवाब दे सके। जो जलियांवाला बाग मैसेकर में जो हत्याकांड हुआ है, उसका जवाब देने के लिए लोग तैयार थे। बस लोग को एक फ्रंट चाहिए था, लोग को एक मौका चाहिए था जिससे वो रिप्लाई दे सके गवर्नमेंट को। तो रिप्लाई देने के लिए वो फ्रंट क्या देता है? वो देता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और खिलाफत इशू उसको मेन फ्रंट देता है। तो ये फ्रंट का काम करता है, जो फ्रंट आगे जाके एक बड़ा मूवमेंट लेता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा मूवमेंट था। पहला सत्याग्रह मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट था, ये दूसरा गांधी का सबसे बड़ा मूवमेंट था, जो कि जस्ट एक साल के बाद ही आ गया था। 1919 में हुआ ये सब, और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया। तो अब समझते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। सबसे पहले बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या था इस मूवमेंट का? तो इसका मूवमेंट का बैकग्राउंड था इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ वॉर। जो वॉर था उस समय, जो इकोनॉमिक हार्डशिप वॉर था, आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था और उसके बाद बहुत ग्रेट डिप्रेशन आया था, यानी कि लोगों का इकोनॉमी बहुत खराब हो चुका था। कंट्री का पूरा तरीके से इकोनॉमी टूट चुका था, इकोनॉमिक हार्डशिप था। और जब भी इकोनॉमिक हार्डशिप आएगा तो लोग रिवोल्ट करेंगे, चाहे वो मॉडर्न टाइम हो चाहे अभी भी हो। जब भी इकोनॉमिक हार्डशिप होता है तो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद रॉलेट एक्ट आप पढ़े, रॉलेट एक्ट और गांधीयन प्रोटेस्ट, जो गांधी प्रोटेस्ट किए थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, वो। उसके बाद आपका आता है हंटर कमेटी बायस रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपका हंटर कमेटी, जो जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उस पर गवर्नमेंट बोले थी कि आप लोग को हम फायदा करेंगे, जो जलियांवाला बाग मैसेकर के रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग पनिशमेंट देंगे। लेकिन हंटर कमेटी आया, हंटर कमेटी पूरी तरीके से बायस रिपोर्ट सबमिट किया, मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट के तरफ से रिपोर्ट सबमिट किया। और फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कैरेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो भी एकदम बकवास था, उससे भी लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद आपको लोग प्रॉफिट करेंगे, वो प्रॉफिट के नाम पर उन्होंने एक बहुत खराब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दिया, जिसमें ज़्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं इंडियंस को। तो ये तीन बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है: इकोनॉमिक हार्डशिप, रॉलेट एक्ट और हंटर कमिटी इंजरी और फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और उसके बाद एक और बैकग्राउंड, या फिर क्या कहें प्रेजेंट में, वो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, ये सत्याग्रह मूवमेंट से चालू हो चुका था। सत्याग्रह मूवमेंट से पहले आप जानते हैं कि लखनऊ पैक्ट 1916 में जो साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 में जो साइन हुआ था, उसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ चुके थे, यानी कि मुस्लिम लीग और हिंदू एक कॉमन फ्रंट के लिए तैयार थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और सत्याग्रह मूवमेंट के समय भी हिंदू और मुस्लिम एक साथ जुट के पूरा काम किए थे, मतलब एक साथ जुट के लड़े थे, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी ऊपर आ चुका था। जो आप जानते हैं कि 1905 1906 के जो स्वदेशी मूवमेंट था, उस समय हिंदू और मुस्लिम का कोई यूनिटी नहीं था, दोनों एक दूसरे का अपोज थे। और वही देख देख सकते हैं आप कि धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से ही दोनों का यूनिटी आ चुका था। और 1916 में लखनऊ पैक्ट भी साइन हो चुका था, और अब खिलाफत इशू आ चुका था और गांधी सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो खिलाफत इशू था और उसमें जो गांधी का रिएक्शन था, बहुत अच्छा रिएक्शन था गांधी का, जो गांधी ने एफर्ट किया इस समय। गांधी का एफर्ट के कारण ही ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाया, और गांधी इसके मेन। तो खिलाफत इशू क्या था? सबसे पहले खिलाफत। खिलाफत क्या है? खिलाफत स्पिरिचुअल लीडर है, यानी कि जो रिलीजियस हेड होता है। जैसे कि बहुत लोगों के, जैसे पंडित जी कोई होते हैं कोई मंदिर के, तो वो उस मंदिर के स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। वैसे ही पूरे दुनिया के मुस्लिम, जो ये पूरा वर्ल्ड है, उसके स्पिरिचुअल लीडर है। कौन स्पिरिचुअल लीडर है? और मुस्लिम को बोलते हैं हम लोग खिलाफत, जो कि है किंग ऑफ टर्की। जो टर्की का राजा है वो है खिलाफत, खलीफा बोलते हैं उसको लोग। जो खलीफा है वो किंग ऑफ टर्की, और वो स्पिरिचुअल लीडर है सभी जगह के मुस्लिम का। और लेकिन आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की सपोर्ट किसे दिया था? जर्मनी का।
जर्मनी का सपोर्ट देने के कारण टर्की डिफीट हो चुका था बुरी तरीके से। और अब जब गवर्नमेंट जा रही थी क्या करने, खिलाफत का पावर को एंड करने के लिए, मतलब टर्की को आपस में बांटने के लिए और खिलाफत का पावर को एंड करने जाती गवर्नमेंट। तो इसके खिलाफ में मुस्लिम ने डिमांड किया, पूरे दुनिया के मुस्लिम और साथ ही साथ इंडियन मुस्लिम ने भी। इंपॉर्टेंट है इंडियन मुस्लिम्स। तो इंडियन मुस्लिम ने डिमांड किया कि खिलाफत कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस। आप जानते हैं कि मक्का मदीना सब अरब में है, जो कि टर्की के कंट्रोल में था। तो डिमांड की मुस्लिम्स ने कि कम से कम जो खलीफा है उसको उसका सेक्रेट प्लेसेस में कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि जो मुस्लिम्स का सेक्रेट प्लेस है उसमें खलीफा कंट्रोल करना चाहिए। और खलीफा शुड गिव सफिशिएंट टेरिटरी, और खलीफा को कम से कम थोड़ा टेरिटरी देना चाहिए ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सके अपना अच्छे से। मतलब खलीफा को थोड़ा सा पावर होना चाहिए, यानी कि उसको, खलीफा को सेक्रेट मुस्लिम का सेक्रेट प्लेस पर कंट्रोल होना चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा सफिशिएंट टेरिटरी भी होना चाहिए उसका। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे मान सकती थी। उसके बाद अर्ली 1919 में खिलाफत कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट, खिलाफत कमेटी अर्ली 1990 में खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर अली ब्रदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, अली ब्रदर्स, बहुत बड़ा नाम पूछता है, मोहम्मद अल अली एंड शौकत अली, ये अली ब्रदर्स है। तो हु स्टैब्लिश द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। सो मोहम्मद अली एंड शौकत अली यानी कि अली ब्रदर्स ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया। उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, अब ये जो कमेटी बनाई है इसने कराया ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस कहाँ पर कराया, दिल्ली में। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली इन नवंबर 1919। नवंबर 1919 में क्या हुआ, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में, जिसमें गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया। आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम का एक कमिटी और जिसमें गांधी प्रेसिडेंट है, तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी किस हद तक चली गई आप सोच सकते हैं। तो गांधी वॉज द प्रेसिडेंट बाय, उसमें क्या पास किया गया, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, इस रेजोल्यूशन को पास किया गया कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। नॉन कॉपरेशन यानी कि कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश से, ब्रिटिश जो बोलेंगे हम लोग वो करेंगे ही नहीं। जब हम लोग कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश हुए है इंडिया में ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट द ब्रिटिश वुड कोलैप्स। तो ये गांधी जी ने बताया था अपना बुक हिंद स्वराज में भी, यही लिखा था गांधी जी ने। तो गांधी जी प्रेसिडेंट थे और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड पास हो चुका था। ये था पूरा का पूरा खिलाफत खिलाफत वाला प्रॉब्लम और खिलाफत का रिएक्शन और मुस्लिम रिएक्शन। अब इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है हमें वो देखना है। कांग्रेस स्टैंड क्या है। इनिशियली कांग्रेस अपोज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनिशियल फेज पर यानी कि जब नॉन कॉपरेशन के बारे में पता चला तो कांग्रेस ने अपोज किया इस मूवमेंट को। लेकिन लेटर गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी ने इनको ये बना लिया, गांधी गॉट सपोर्ट। गांधी ने मुस्लिम लीग को ये बनाया और गांधी ने कांग्रेस को ये बनाया, दोनों को मिला के गांधी ही मेन लीडर थे इसके। गांधी ने कैसे बनाया, तो गांधी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, ये सर गांधी के स्टेटमेंट्स है, क्या, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम। गांधी ने कांग्रेस को कहा कि ये जो नॉन कॉपरेशन या फिर जो खिलाफत इशू है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का। पीपल लूजिंग फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल, और जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल में फेथ खो रहे थे। आप जानते हैं कि इनिशियल फेज में कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव का था कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ला करके इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन सुधारे, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारे। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा था लोगों को फेथ उठते जा रहा था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल से हम लोग को सक्सेस नहीं दिला सकती है, इसलिए अब मास एजिटेशन करना होगा, यानी कि फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। अब लोग सिंपली नहीं हार सकते, इसलिए फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। और मासेस ईगर थी एंड वांट टू चैनलाइज। अब जो मासेस थी वो पहले से ही जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद से ही तैयार थी और उनको एक चैनल चाहिए था लड़ने के लिए। उनको बस एक माध्यम की जरूरत थी क्योंकि लोग बहुत गुस्सा थे और लोग को बस बदला लेना था। उसके बाद नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चालू होता है। अब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। अब शुरू करते हैं हम लोग। फरवरी 1920, ये जो नॉन कॉपरेशन है मेन 1920 से 1922 तक का है। तो फरवरी 1920 में जॉइंट हिंदू मुस्लिम डिपुटेशन सेंट हुआ वायसरॉय कि हम लोग कुछ ऐसा ऐसा करने वाले हैं, या तो आप हम लोग का डिमांड मान लीजिए, जो खिलाफत वाला इशू है उसको सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जॉइंट हिंदू मुस्लिम डिपुटेशन भेजा गया वायसरॉय को फरवरी 1920 में। उसके बाद जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज है, इलाहाबाद में, जिस पर अप्रूव किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जितने भी पार्टीज है यानी कि छोटे मोटे जितने भी पार्टी रीजनल पार्टीज है उन्होंने अप्रूव किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, कब, जून 1920 में। उसके बाद अगस्त 1920 आ गया वो समय। अगस्त 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेस, जो ट्रीटी डिसइंटीग्रेट कर था टर्की को, वो साइन हो गया। ट्रीटी ऑफ सेवरेस वॉज साइंड, और उसके कारण खिलाफत जो कमिटी है उसने लॉन्च कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत ही। यानी कि खिलाफत कमिटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ,
सितंबर से पहले अगस्त 1920 में ट्रीटी ऑफ सिविल्स को साइन होने के तुरंत बाद जो खिलाफत कमेटी है उसने लॉन्च कर दी। अब सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन इन ऑफ कांग्रेस, जो सितंबर 1920 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय एक स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का, स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस एट कलकत्ता। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस एट कलकत्ता इन विच कांग्रेस अप्रूव नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनली कांग्रेस अप्रूव कर दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और ये किसके सपोर्ट से हुआ? गांधी के सपोर्ट से। गांधी ने फाइनली सितंबर 1920 में कांग्रेस वाले को मना ही लिया उनको काम करने के लिए कि वो लोग अप्रूव कर दे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता में, जिसमें अप्रूव हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो अप्रूव हो चुका था, तो अब स्टार्ट होना ही था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में करना क्या था लोग को? नॉन कॉपरेशन करना क्या है नॉन कॉपरेशन में? तो जैसे जैसे कि इसका नाम है नॉन कॉपरेशन, यानी कि आप लोग को कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिश को, पूरी तरीके से डिसऑबे करना है, उनका बात मानना ही नहीं है। वो जो भी बोले उसको आपको कॉपरेट नहीं करना है। अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप 1 से 2 साल के अंदर कोलैप्स कर जाएगी। तो उसमें वो क्या करना है, मेन इसका पॉइंट बॉयकॉट। आपको बॉयकॉट करना है, आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बॉयकॉट करना है। किसका? स्कूल एंड कॉलेजेस। बहुत सारे लोगों ने स्कूल्स एंड कॉलेज को छोड़ दिया, जितने भी इंडियन थे, लगभग लगभग 50 से 60% इंडियन जो स्कूल में पढ़ते थे उन्होंने स्कूल एंड कॉलेजेस को छोड़ दिया। इसके के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशन जैसे कि क्या क्या विद्यापीठ को स्टैब्लिश किया गया, और जामिया मिलिया, ये सारे मुस्लिम रिफॉर्म्स और हिंदू बहुत सारे कॉलेजेस स्टैब्लिश किए गए। उसके बाद लॉ कोर्ट्स, आप लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करिए, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करे वो अपना प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट ऑनर और टाइटल जो आपको मिला है वो आप वापस दे दीजिए। जैसे गांधी ने केसरे हिंद का दे दिया, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो उनको टाइटल मिला था वो गवर्नमेंट को वापस दे दिया, यानी कि रिनाउंस करिए गवर्नमेंट ऑनर टाइटल को। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इन्होंने काउंसिल बना कर दिया है उसको बायकॉट करिए, उसका बात बात मानिए, ना ही काउंसिल में एंट्री करिए। ये काउंसिल वाला एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अभी जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड होगा, ये काउंसिल एंट्री में बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन होगा, जो हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद बॉयकॉट करिए फॉरेन क्लोथ का। ये फॉरेन क्लोथ तो बहुत स्टार्टिंग से चलते आ रहा है, स्वदेशी मूवमेंट से ही, कि फॉरेन क्लोथ को छोड़िए और खादी पहनिए, इंडियन जो बना हुआ है उसको पहनिए और फॉरेन क्लोथ को मत पहनिए। तो ये 5 से 6 पॉइंट है जो आप सिंपली याद रख सकते हैं। पिकटिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पिकटिंग करिए। आप जो भी गवर्नमेंट जैसे लीकर शॉप है या फिर किसी भी चीज़ का दुकान है, उसके बाहर आप बैठ के धरना प्रदर्शन करिए और लोग को खरीदने से रोकिए। आप दुकान बंद मत कराइए, लेकिन आप लोग को खरीदने ही मत दीजिए। अगर लोग खरीदेंगे ही तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस का एक्शन क्या था? कांग्रेस एक्शन क्या लेगी इसके लिए? कांग्रेस का एक्शन ये था कि दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में फाइनली ये जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम है इसको इंडोर्स कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, आईएनसी प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन वॉज इंडोर्स्ड। जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम है उसको इंडोर्स किया गया कब? आपका दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में। नागपुर सेशन में फाइनली कांग्रेस का जो मेन था उसको एंडोर्स कर लिया गया। उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया गया, CWS, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें 15 मेंबर्स थे, और इसको में डिसीजन लेना था कांग्रेस में सारे के सारे इंपॉर्टेंट नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। तो क्या बनाया गया? कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बनाया गया। और यही सेम कांग्रेस वर्किंग कमेटी को प्रोविंस के लेवल पर बनाया गया, प्रोविंस कांग्रेस वर्किंग कमेटी वॉज मेड। और इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी था। ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा मॉडरेट थे, इनको नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में अभी भी बिलीव रखते थे, वो नहीं चाहते थे कि लॉन्च हो कोई भी मूवमेंट। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही मूवमेंट लॉन्च हो वैसे ही सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने छोड़ दिया कांग्रेस को और फॉर्म किया अपना इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, हु फॉर्म इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फॉर्म इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अब देखते हैं ग्रोथ ऑफ मूवमेंट, यानी कि ये मूवमेंट कैसे किस तरीके से फैला। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, पुल्लेरी सत्याग्रह। पुल्लेरी सत्याग्रह कहाँ पर था? ये आंध्र प्रदेश के हिल्स में था। वहाँ पे क्या था, उसका मेन लीडर कौन है? केनागांतु हनुमांतु। बहुत इंपॉर्टेंट, केनागांतु हनुमांतु मेन लीडर है पुल्लेरी सत्याग्रह का। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, हु वॉज द लीडर ऑफ पुल्लेरी सत्याग्रह? आपको लिखना है केनागांतु हनुमांतु। जो पलनाडु फॉरेस्ट है वहां पर, जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में है, वहां पर पुलेरी टैक्स लिया जाता था। यानी कि अगर आप जंगल का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप यूज करने के लिए टैक्स देंगे। तो उस टैक्स को नहीं देने के लिए नो टैक्स मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया वहां पर, कि आप कोई कॉपरेट नहीं करेगा यानी कि टैक्स नहीं देगा। तो ये था पुलेरी सत्याग्रह। अब असम प्लांटेशन, जो असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, वो भी कॉपरेट नहीं करेंगे। कोई कॉपरेट मत करो, गवर्नमेंट जल्दी कोलैप्स करने वाला है। इसमें मेन लीडर कौन थे? JM सेन गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट, हु वॉज द मेन लीडर ऑफ असम प्लांटेशन स्ट्राइक? तो GM सेन गुप्ता।
अब लास्ट फेज यानी कि आखिरी में क्या हुआ, ये मूवमेंट जोर शोर से चलते आ रहा था, 1921 तक बहुत तेज मूवमेंट हो चुका था, और 1922 के फरवरी 1 में गांधी पे प्रेशर बनाया गया कि गांधी को कहा गया कि अब बहुत समय हो चुका है, अब गांधी अब लॉन्च करिए सिविल डिसओबेनियन मूवमेंट, यानी कि अब सिविल डिसओबेनियन मूवमेंट लॉन्च करने का समय आ चुका है। तो फरवरी 1 को गांधी जा रहे थे लॉन्च करने के लिए सिविल डिसोबीडियंट, कहाँ से, बारडोली से। बारडोली कहाँ है, गुजरात में। गांधी लॉन्च करने जा रहे थे, ठीक है। गांधी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और गवर्नमेंट अगर ये डिमांड मान लेती है तो सिविल डिसोबीडियंट लॉन्च नहीं होगा। क्या डिमांड्स था कि रिलीज करिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, यानी कि जिन जिन नेताओं को आपने जेल में डाला है उनको रिलीज करिए, और प्रेस पे जो आपने कंट्रोल बनाया हुआ है, इतना स्ट्रिक्ट प्रेस कंट्रोल है, इसको रिमूव करिए, सेंसरशिप को रिमूव करिए। तो ये दो डिमांड्स था, नहीं तो फरवरी 1 को हम लोग शुरू कर देंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। लेकिन तुरंत ही उसके बाद 4 फरवरी को क्या हो गया, चोरी चोरा इंसिडेंट। आप जानते होंगे बहुत फेमस इंसिडेंट है चोरी चोरा इंसिडेंट। तो अब चोरी चोरा में ऐसा क्या हुआ था, तो ये चोरी चोरा है, एक छोटा सा विलेज है, कहाँ पर, यूनाइटेड प्रोविंस में, गोरखपुर के पास। गोरखपुर के पास चोरी चोरा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने प्रोटेस्ट पर लाठी चार्ज कर दिया। बहुत लोग बहुत बुरी तरह से पिटाई हुआ और बहुत लोग जख्मी भी हो गए। तो प्रोटेस्टर क्या किए, प्रोटेस्टर पुलिस पर अटैक कर दिए, जो इग्नाइटेड मॉब थे यानी कि जो गुस्से में लोग थे, उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस लोगों पर। पुलिस लोग क्या करे, पुलिस स्टेशन में घुस के गेट बंद कर दिया। तो फिर लोगों ने क्या किया कि जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर जल जल आग लगा दी उसके अंदर, यानी कि पुलिस स्टेशन में बहुत बुरी तरीके से आग लगा दिया। बहुत लोग पुलिस वहीं पे मर गए और कुछ लोग बाहर निकले, उसको पीट पीट के मार दिया। तो टोटल 22 पुलिसकर्मी वहां पे मर गए थे, 22 पुलिसमैन डेथ। और आप जानते हैं गांधी जी को, गांधी जी मतलब क्या चाहते हैं गांधी जी की, कभी भी वॉयलेंस ना हो, वो वॉयलेंस के सख्त खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने खबर आया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो गांधी ने तुरंत विड्रॉ कर लिया मूवमेंट को। विड्रॉ कर लिया मूवमेंट को, तो लोग बहुत ही उनके गुस्सा हुए, बहुत लोगों ने सपोर्ट नहीं किया गांधी जी से, बहुत लोग गुस्सा भी हुए, बहुत लोग ने प्रोटेस्ट भी किया, और बहुत लोग ने अपोज भी किया गांधी जी के ये डिसीजन को। लेकिन फाइनली मूवमेंट एंड हो चुका था गांधी जी के एंड से। तो ये था आपका चोरी चोरा इंसिडेंट। अब आपको ये गांधी जी ने विड्रॉ मूवमेंट क्यों किया, ये चोरी चोरा इंसिडेंट बस एक रीजन था तो नहीं, ये चोरी चोरी इंसिडेंट जो था ये बस एक बहाना था। मेन रीजन था इंडियन का इंस्टीट्यूशन नहीं होना। आप जानते हैं कि इंडियंस उस समय की कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया का नहीं था, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन ब्रिटिश का था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अचानक से चल जाएगी, अगर नॉन कॉपरेटिव में मान लो जीत गया इंडिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, तो आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई नेशन वाइड इंस्टीट्यूशन नहीं है जो पूरे देश को संभाले। तो क्या होगा कि जो रीजनल पावर्स है वो फिर से देश को पूरे तरीके से बांट देगी। जो ब्रिटिशर ने पूरे के पूरे इंडिया को यूनाइट करके दिया था, वो फिर से पूरे टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। तो वो गांधी जी नहीं चाहते थे, इसलिए गांधी जी इस बहाने का इस्तेमाल करके युद्ध विराम और फिर युद्ध की नीति का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध को विराम किया। अब 10 साल तक विराम रहेगा, पीस, फिर ट्रोस होगा, यानी कि फिर फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद अगला धक्का देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिर कुछ समय तक विराम करेंगे, फिर फाइनल अटैक और फिर खत्म ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये गांधी जी का प्लान था, और ये सक्सेसफुल भी रहा। तो ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्विक रिवीजन कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब से कब तक चला था, 1920 से 1922 तक, ठीक है। 1920 से 1922 तक चला था ये मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले फरवरी 1920 में ज्वाइंट हिंदू मुस्लिम डिपुटेशन गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ऐसा ऐसा कुछ बात है, खिलाफत इशू है, उसको आप मान लीजिए। गवर्नमेंट ने नहीं माना। फिर आया जून 1920, जिसमें क्या हुआ, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ इलाहाबाद में। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट इलाहाबाद, जहाँ पर बॉयकॉट रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया, मतलब जितने पार्टीज थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आ गया तुरंत अगस्त 1920 में, जिसमें ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइन हो गया। अगस्त 1920 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइन हो गया। ट्रीटी ऑफ सेवरेज जब साइन हो गया, तो जो खिलाफत कमेटी है उसने लॉन्च कर दिया से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया। उसके बाद आ गया सितंबर 1920, जिसमें क्या हुआ, सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का कलकत्ता में, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर ली कांग्रेस। तो कांग्रेस का अडॉप्टेशन कब हुआ, सितंबर 1920 में। उसके बाद आ गया दिसंबर 1920 में, जिसमें फाइनली नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इंडोर्स किया, यानी कि मेन इम्प्लीमेंट किया। इसके कारण एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC को बनाया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बनाया गया जो कि मेन इसका फंक्शन करने वाली थी।
उसके बाद क्या हुआ, वर्किंग चला 1 साल तक अच्छे से पूरा मूवमेंट चला, फिर आ गया फाइनली एंड, यानी कि चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट में क्या हुआ कि वॉयलेशन वॉयलेट वो क्या हुआ, वायलेंस हुआ, जिसके कारण गांधी ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया मूवमेंट को। तो ये था पूरा का पूरा टाइमलाइन मूवमेंट का। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, तो बैकग्राउंड में क्या क्या था आपका, बैकग्राउंड में था आपका खिलाफत इशू और जलियान वाला बाग मैसेकेयर। तो ये था इसका बैकग्राउंड, ये था टाइमलाइन। और इसके प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, तो गांधी सबसे प्रोमिनेंट लीडर, आप हमेशा रहेंगे गांधी ही। तो ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगली वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।